सभी को वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग जी। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। इंग्लिश की क्लास तो आज नहीं हो पाएगी क्योंकि आज ये क्लास होगी लंबी, जिसमें हम जो आपको एक रॉ मटेरियल जो दिया था रॉ मटेरियल, एक रॉ स्टोरी विधानसभा को लेके, आज आप उसमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। आपको क्या लगा वही था? वही नहीं था। अभी तक आपने शायद मोटा मोटा तो यही पढ़ा था कि क्या क्या पढ़ा था आपने कि जी 15 अप्रैल 1948 की डेट है, हिमाचल का गठन हो गया है ना। उसके बाद 1952 में इलेक्शन हुए है ना। उसके बाद फिर 56 में यूनियन टेरिटरी बन गया क्योंकि वो फजल अली आयोग और एक भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो रहा था है ना। मोटा मोटा तो मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाया था आपको। फिर 1963 में हमें पहली वो मिल गई, मतलब विधानसभा भंग कर दी थी 57 में, टेरिटोरियल काउंसिल भी बना था। 63 में वो हो गया और 63 से लेके अभी तक हमने काउंट कर दिए। इस स्टोरी से आपको फायदे बहुत हुए। आपको सरकार का पता चल गया, भाजपा की बनी, कांग्रेस की बनी, जनता पार्टी की बनी, कब बनी, कैसे बनी, है ना। लेकिन अब आप उस स्टोरी को हल्का हल्का और टच करेंगे। अब और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो आएगी और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा फिर कुछ सवाल, अगर आप समझ गए। अब हम करेंगे बिल्कुल डीप लेवल पे, जो आपका मतलब हाईएस्ट लेवल जो हो सकता है, एचएस अलाइड लेवल। अभी तक आपको क्लास 3-4 के हिसाब से पढ़ा है ना। आज की क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आई थिंक इसको 1-1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, आप हिमाचल की पूरी पॉलिटी वैसे तो आपने पढ़ी ली 4-5 दिन में, लेकिन आज जो है वो क्लियर हो जाएगा फिर, है ना। गठन से लेके हर एक चीज, ठीक है। और हिस्ट्री भी लिंक होगी थोड़ी बहुत। और चीजें देखना, बीच में जो रॉ मटेरियल दिया है ना वो टच होगा ऑब्वियसली, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। अब आपने देखना है कैसे कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है भारत जो है वो आजाद हुआ कब अंग्रेजों से? 15, ये तो पता ही है, 15 अगस्त 1947 को ये आजाद हो गया। कौन? भारत। अब उस समय हिमाचल प्रदेश तो अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि यहां छोटी मोटी रियासतें थी। रियासतें एक वर्ड आएगा, छोटी मोटी रियासतें थी, ये वर्ड आएगा। कब की बात है ये? 15 अगस्त 1947 की बात है ये। और उसके बाद आपको पता ही, एक लीडर जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या किया? 565 से ज्यादा रियासतें भारत में मिलाई उन्होंने, एक एक करके। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, इंडियन जीके में पढ़ते हैं ऐसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए तो 31 अक्टूबर को हम वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और यूनिटी डे मनाते हैं उसको हम। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको भी। 31 अक्टूबर की वो डेट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे है ये? गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे है ये हमें पता हो, है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस की हम बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने 562-65 जो हम एक रफ सा नंबर देते हैं, इतनी सारी रियासतों को क्या किया? भारत के साथ मिलाया। हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश देखेंगे, हिमाचल का अस्तित्व क्या था, कैसे था, कब क्या हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल कोई नाम नहीं था, है ना, और रियासतें थी, बिखरी हुई रियासतें थी। फिर एक डेट आई, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीधी सीधी अब आपने धीरे धीरे लिखना है ना कॉपी में। अब लिखिए इसको अच्छे से, बार बार लिखेंगे, आज क्या आज याद हो जाएगा। फिर डेट आई आपकी 15 अप्रैल 1948 को। हिमाचल प्रदेश क्या था? अब एक सवाल बन गया, क्या था? लिखो इसको, ये है वो चीज। क्या था? स्टार लगा दो यहां पे। चीफ कमिश्नर के प्रोविंस वर्ड आता है, मतलब हिमाचल प्रदेश ना यूनियन टेरिटरी था, ना हिमाचल प्रदेश राज्य था। तो हिमाचल प्रदेश था क्या? बट अबाउट दिस, ये तो हम बोलते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को कितनी रियासतें थी? ये लगभग 30 रियासतें थी। उसमें से भी 26 तो आपकी कौन थी?
महासू हिल्स या शिमला हिल्स लिख दिया इन्होंने, हालांकि शिमला वर्ड बहुत बाद में आया है ना, महासू वर्ड था शिमला, और 4 जो है पंजाब हिल्स थे। टोटल 30 छोटी मोटी, पहला सवाल बन गया, 30 छोटी मोटी रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। और हिमाचल दिवस कब मनाते हैं हम? 15 अप्रैल को ही मनाते हैं, इसीलिए हम 15 अप्रैल को मनाते हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, हिमाचल प्रदेश लिख लेना, ना राज्य था ना यूटी था, हिमाचल क्या था? हिमाचल को हमारा इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं आप आर्टिकल 239, जो कि टेरिटरी के लिए ही बनाया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो रूल करते हैं, उनके वो होते हैं अंडर होते हैं। हालांकि एक बात और है, हिमाचल किसी प्रेसिडेंट के अंडर नहीं था उस समय। हमारे लिए एक वर्ड आया चीफ कमिश्नर के प्रोविंस, इसी को कहते हैं क्या? मुख्य आयुक्त प्रांत। और यही से एक सवाल मैं आपको बाद में कराऊंगा, अगर अभी साथ साथ में लिखना है। इसीलिए पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस जिसके अंडर हिमाचल था वो थे एनसी मेहता, इसलिए यह सवाल पड़ता है। सोचिए जरा, पहला ही कॉन्टेक्स्ट हिमाचल प्रदेश का है ना, तो आपने इस तरह से पढ़ना है। एक एक सवाल पी बाई क्यूज आज बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके ऐसे, है ना। सरकारें हमने पढ़ ली है, हमने अब ये देखना है गठन वाला हिस्सा। ठीक है, ये लाइन समझ आ गई। एक सवाल और बनेगा, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? तो आंसर क्या? 4। ये देखिए, नेक्स्ट लाइन देखिए, इसमें 4 जिले थे। कॉपी में लिखना, लिख लेना। चंबा था, महासू था, मंडी था और सिरमौर था। वेरी गुड। जिसका एरिया जो है वो कितना था लगभग, क्षेत्रफल कितना था? ये एक लाइन है, ये भी लिख लो। 27 के 27,169 स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया। क्षेत्रफल इतना था, 4 जिले थे, एक हिमाचल प्रदेश था, लेकिन ना राज्य था ना यूटी थी। समझ रहे हो इस चीज को? क्या था? चीफ कमिश्नर, ये वर्ड चीफ कमिश्नर के प्रोविंस, ये वर्ड था, ये था जो था हिमाचल के लिए। और ये रही वो लाइन, प्यारे बच्चों, स्टार लगा दीजिए। पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? एनसी मेहता थे। और एक और चीज, इनके डेप्यूटी मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? पेंड्रल मून। ये भी स्टार लगा दीजिएगा कॉपी में। ये 2 चीजें पेपर में आ चुकी हैं। अब ये नई चीज है, ये शायद आपके पास नहीं थी। इसमें 6 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी थे, वो थे लीलावती थे। क्या पता, अब ये थोड़ा मैंने बोल दिया, आज की क्लास थोड़ी हाईएस्ट लेवल पे होगी। लीलावती थे, डॉक्टर वाई.एस. परमार थे, अवतार चंद मेल्टा, स्वामी पूर्णानंद, पदम देव और एल शिवचरण दास थे। और जो काउंसिल है ये लिख लीजिए, 30 सितंबर 1948 को बनी थी। काउंसिल लिखो, पीडीएफ से लिखना है, लिख लिया। तो 15 अप्रैल 1948 से हम चले हैं, ठीक है। और ठीक है, ओके। और कितना, सितंबर 1948 तक हमारे पास 6 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे। मे बी एक आधा सवाल बन जाए कि इनमें से कौन नहीं था, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दे। हालांकि क्लास 3-4 के लिए तो नहीं बनता, इतना टफ, हाईएस्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूं मैं। अब समझिए जरा, कहानी जरा समझना, क्योंकि आज कहानी ही तो पढ़नी है। बोल रहे हैं 1947 में आजादी के समय भारत में सीधे ब्रिटिश राज के तहत ब्रिटिश इंडिया और 571 है इनका आंकड़ा। और अलग अलग क्या थी, रियासतें थी, जो आजादी से पहले के भारत के लगभग 40% इलाके को कवर करती थी, जिन्हें आखिरकार मिलाकर भारत और पाकिस्तान बनाया गया। ये बात सही है, भारत विभाजन हुआ है, आपको पता है। भारत में उस समय राज्यों का बंटवारा भाषा या कल्चर के आधार पे नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल वजह से होता था। यह भी इंटरेस्टिंग है समझना। लेकिन यह एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे, अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ी है आपने ना, तो आपको पता होगा फिर वो फजल आयोग कैसे कैसे बना, वो सारा कवर है आज। अलग अलग राज्यों के बीच मौजूद मल्टीलिंगुअल नेचर और अंतरों की वजह से राज्यों को परमानेंट बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन करने की एक क्या थी, जरूरत थी। पहले जो विभाजन किया वो तो सीधा सीधा पॉलिटिकल था कि कर दिया ऐसे, ये अलग वो अलग। लेकिन असली जो मुद्दा था वो किसका था, वो था भाषा का। अभी आप सीखेंगे इसको। अब हम आगे बढ़े
1948 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज, ये नाम है इनका एस के धर, को सरकार ने एक कमीशन, ध्यान से समझना, कमीशन बनाने के लिए अपॉइंट किया था जो भाषा के आधार पर राज्यों की रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पे गौर करेगा। मतलब कि क्या भाषा के आधार पे राज्यों को अलग करना चाहिए। अब मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो यही हुआ है ना, पंजाब अलग हुआ, हरियाणा में हरियाणा बोलते हैं, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, तेलुगु के लिए अलग बना है, भारत का पहला राज्य सीखेंगे आप अभी, बाद में तो हमें पता है ये हुआ है, लेकिन उस समय इन्होंने बोला चलो करते हैं, चेक करते हैं, है ना, भाषा के आधार पे होता है कि नहीं। एक कमीशन बना, हालांकि कमीशन ने भाषा के आधार पे नहीं बल्कि हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल वजहों सहित एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के आधार पर राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस दी। अब आप देखिए एक जेबीपी समिति बनी दिसंबर 1948, ये इंडियन पॉलिटी के फैक्ट है। विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल तो नहीं पूछेंगे, बट आपको समझना होगा इस मुद्दे पे स्टडी करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पठाभी सीतारमैया वाली एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था जेवीपी कमेटी, ये बन गई। ठीक है, इस चीज को स्टडी करना था कि जरूरत है मतलब राज्य बनाने अलग अलग। अप्रैल 1949 में जमा की गई अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाने के विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा दंगे होने थे, लाखों लोगों ने फिर से एक दूसरे को काट कूट देना था, तो सरकार तो चाहती थी कि इसके आधार पे हो ये, लेकिन कहा कि जनता की मांग को देखते हुए इस पे हम क्या करेंगे, विचार जरूर करेंगे, लेकिन इसको खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पे नहीं होने देंगे बंटवारा किसी भी राज्य का। लेकिन ये एक सवाल बन सकता है प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिख लो कॉपी में, पूरे हिमाचल, पूरे भारत के केस में पहली बार ये हुआ क्या कि 1953 में तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए क्या किया, आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया। अब यहां पे आपको एक मोटी मोटी चीज समझनी है ना। अगर एक पिता अपने किसी एक बेटे को, 3-4 बेटे हैं उसके, एक को चॉकलेट दी तो दूसरा वाला नाराज होगा कि नहीं होगा, बताइए जरा। होगा, वो भी डिमांड करेगा, अच्छा उसको ये दिया और मेरे को। यही हुआ, तो नेहरू जी ने, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या किया, भाषा के आधार पर इन्होंने क्या किया, तेलुगु राज्य बना दिया। तो अब बाकी जगह नहीं होने थे दंगे मतलब आवाज नहीं उठनी थी, बाकी जगह भी सबको फिर क्या चाहिए, उधर तेलुगु को क्यों दिया, है ना, तो हमें भी दो, हमारी भाषा अलग है, हम मराठा बोलते हैं, महाराष्ट्र दो, गुजरात वाले बोल रहे थे गुजरात, क्योंकि वो एक थे उस समय। ऐसे ही आपको समझना है ये चीज, ठीक है। आगे चले, लंबे समय तक चले आंदोलन और 52 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये एक नाम है प्यारे बच्चों, इनका नाम था पोटी श्री रामुलु, इसकी मौत हो गई। ये कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता थे। इन्होंने, मतलब आप खुद सोचिए, इतने समय तक इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन चलाया, उधर कांग्रेस के ही थे ये, और इनकी क्या हो गई, मतलब हत्या ही हो गई, एक तरह से मृत्यु हो गई इनकी। फिर सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु बोलने वाले इलाकों को अलग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब थे तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, सरकार भी किसकी थी, कांग्रेस की ही थी। आप ये भी सोचिए जरा, और वही मांग कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि कोई अलग चीज थी ये ना। इसके चलते देश के, ये आपको पता ही, अब स्टोरी में आएगा ऐसा, देश के दूसरे हिस्सों से भी भाषा के आधार पर क्या होने लगा, राज्य बनाने की ऐसी मांगे उठने लगी। अब देखो वो रॉ मटेरियल होगा यहां पे कवर। 22 दिसंबर 1953 को क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के पुनर्गठन की नई मांगों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये लिख लो आप, यही है वो चीज पेपर में आ गया, ये स्टार लगा दिया उन्होंने, जहां स्टार वो क्वेश्चन। ये तो रॉ मटेरियल लिंक हुआ कि नहीं हुआ, पहले आपके दिमाग में शायद वो चीज कैच नहीं हुई हो कि सर बोलते थे भाषा के आधार पे हुआ। शायद आप इतना तो सोच ही पा रहे थे कि पंजाब जो है वो अलग है, पंजाबी है ना, लैंग्वेज है वहां पे, हरियाणा में सर जी हरियाणवी लैंग्वेज है ना, और इधर आपके उत्तराखंड और वैसे हिमाचल में तो पहाड़ी है डायलेक्ट। अब आपको क्लियर हो गया। फाइनली नेहरू जी ने फैसला लिया
न्यायमूर्ति फजल अली नाम है इनका। इनकी अध्यक्षता में क्या किया, एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दिया। ठीक है, आगे चले। अब देखिए आयोग के कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन थे। पहले थे न्यायमूर्ति फजल अली, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। ये दूसरा नाम लिखिए कॉपी में, के एम पणिकर, ये सदस्य ही थे। और तीसरे थे एच एन कुंजरू, ये भी मेंबर थे। तो 2-1 से फैसला आएगा। अगर 3 जज की बेंच है, आप खुद सोचिए, है ना, तो ये होगा। अब आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1955 में सौंपी, जिसके आधार पर संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, जिसने भारत के राज्यों की सीमाओं को पुनर्गठित किया। और आयोग की रिपोर्ट और सुझाव क्या था, अब ये देखते हैं। आयोग ने गहन अध्ययन के बाद 1955 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी। मुख्य रूप से आयोग ने यह सुझाव दिया कि 16 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेश इलाकों में पूरे भारत को बांटा जाए, कम से कम, यह रिपोर्ट ने कहा। सरकार आपको पता है इसको खारिजी करती है। सरकार का निर्णय और अंतरिम पुनर्गठन सुनिए। अब 1956 की बात है ये, 1956। हालांकि सरकार आयोग के सभी सुझावों से पूरी तरह सहमत नहीं थी। व्यापक विचार विमर्श और कुछ बदलावों के बाद संसद ने नवंबर 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया। में भी सवाल हो ये कब इन्होंने ये एक्ट पारित हुआ, वो डेट हम बोलते हैं 1 नवंबर 1956 की बात है। और इस अधिनियम के तहत देश का अंतरिम रूप से पुनर्गठन किया गया और इसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। अब देखते हैं क्या थे। ये थे वो 14 राज्य भारत के। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। भारत का भी तो ऐसा ही आज 28 राज्य है। जैसे हम हिमाचल में बोलते हैं आज 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो वो भी तो बने। तो ये हालांकि इंडियन जीके का कॉन्सेप्ट है फिर कि कौन कब बना। ये आपके कौन थे, ध्यान से देख लीजिए। ये थे 14 राज्य और इसके अलावा ये थे 6 केंद्र शासित प्रदेश। उस वक्त अंडमान निकोबार था, दिल्ली, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश। इस चीज को ध्यान से लिखिए, 1956 की बात है, हिमाचल प्रदेश। इस अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश का दर्जा पार्ट सी राज्य से बदलकर केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। इसके अलावा ये भी थे। अच्छा, एक चीज मैंने अभी आपको शायद फ्लो में नहीं बताया, ध्यान से समझिए। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में क्या लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में क्या लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। स्टार्टिंग में तो हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में थे, लेकिन आपने एक चीज और पढ़ी है, 1951 आते आते हम क्या बन गए थे, पार्ट सी स्टेट। भाई पार्ट सी स्टेट थे, क्योंकि ये 56 की बात है, यहां पे आप कंफ्यूज मत होइए। अच्छा, पहले हमें राज्य कब बना दिया गया, पार्ट सी स्टेट। संविधान जब लागू हुआ तो पूरे भारत के राज्यों को 3 कैटेगरी थी, भाग ए, भाग बी, भाग सी में रखने की। हिमाचल को उस वक्त भाग सी में रखा था, ठीक है, पार्ट सी था 1951 में। और ये बात किसकी हो रही है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि फिर आप हो सकता है बच्चा बोलेगा सर एक बीच में एक चीज मिस, ये अभी आगे आगे आएगा, ये आपने कैच करनी है पूरी क्लास को ढंग से, है ना। वो तो आपकी ब्रेन के ऊपर है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर है, कैसे आप करें। इतना समझ आ गया। पार्ट सी स्टेट थे हम 1951 में, 52 में हमें इवन विधानसभा भी मिली थी, याद करो। यही करवाना है मैंने, यही समझाना है आज, ठीक है। आगे चलते हैं, लेकिन आप एक चीज समझिए, 1956 में क्या हो गया, क्योंकि यहां पे लिखा है खुद इन्होंने पार्ट सी राज्य से बदल के, तो मतलब पहले था, ये तो आप सोच सकते हैं पहले था, ठीक है। तो अब क्या बन गया 1956 में, यूनियन टेरिटरी बन गया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब जरा समझते हैं। अब आया हमारा एक शाह कमीशन, देखते हैं ये क्या बोलता है। शाह कमीशन बोल रहा है कि अप्रैल 1966 में इस कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसने पंजाब के विभाजन की सिफारिश की थी, क्योंकि पंजाब का विभाजन भी तो होना है, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आया हमारे पास एक पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। स्टोरी लिंक हो रही है ना, पता ही आपको 1966 में हिमाचल में कितने जिले आए थे और टोटल संख्या होगी थी 10। रॉ मटेरियल लिंक होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा, है ना, याद है। चलिए देखिए इधर,
पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यह अधिनियम पार्लियामेंट द्वारा इसी रिपोर्ट के आधार पर पास किया गया, तो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और परिणाम क्या हुआ कि पंजाबी भाषी क्षेत्रों से पंजाब राज्य बना, हिंदी भाषी हरियाणवी भाषी क्षेत्रों से हरियाणा राज्य बना, और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश, जो कि उस वक्त क्या था, यूटी यूनियन टेरिटरी था, में मिला दिया गया। आगे चलें, समझिएगा कहानी को। इसके बाद चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी के रूप में काम करने के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्योंकि आपको पता है 1966 की बात हो रही है, तो 1966 में शिमला भी था। अरे कौन थे वो 4 डिस्ट्रिक्ट, याद है ना, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला, यही थे। तो शिमला तो फिर हिमाचल में आ गया 1966 में। ये पंजाब की जो पुनर्गठन हुआ, पंजाब अलग बन गया, पहाड़ी क्षेत्र हमारे पास आ गए, यहां पे लिखा हुआ है। और इनके लिए फिर पंजाब और हरियाणा के लिए राजधानी क्या होती है, अभी भी तो यही है, तो चंडीगढ़, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, चलो ये तो फिर बहुत आगे चले गए। पूर्ण राज्य कब मिला है पता ही आपको, 25 जनवरी 1971 को बना, है ना, ठीक है। और ये कितने नंबर पे था, ये था 18वां राज्य। अब आगे देखिए, मेघालय, इसी दौरान एक चीज और है, मणिपुर और त्रिपुरा भी सभी 21 जनवरी 1972 को ये भी राज्य बन गए। इसको फिलहाल स्किप करिए क्योंकि ये इंडियन जीके वाला हिस्सा है। आप हिमाचल को देखना, जब ये सभी राज्य बने तब भारत में कुल राज्यों की संख्या थी, मतलब 72 के समय 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया, जिन्हें 3, ये लिखो कॉपी में बेटा आप। अब स्टोरी लिंक करो, अब हम वापिस चले गए वहां पे, कहां, 1950 में। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का स्टेटस क्या था, 15 अप्रैल 1948 को क्या स्टेटस था, ऑनलाइन वालों एक सवाल देख तो लूं कि कैच हो रही है चीजें, क्योंकि ये सारा लॉजिकल है। क्या था हिमाचल, एक राज्य था, एक यूनियन टेरिटरी थी, क्या था, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। 30 पहाड़ी रियासतों को मिला दिया गया सर जी, 4 ही जिले थे सर, 27,000 के आसपास तो एरिया था। हाँ, हिंदी में मुख्य आयुक्त बोल सकते हैं, प्रांत, मुख्य आयुक्त प्रांत था, है ना। अब यहां पे लिंक आओ, यहां सीधे आ जाओ। 1948 के बाद 49 आया, 50 आ गया, हम पहुंच गए 26 जनवरी 1950। भारत के जितने भी ये रियासतें थी, राज्य थे, इन सबको भारत ने डिसीजन लिया कितने भागों में बांटेंगे, लिखो इसको, 3। वो कौन कौन से 3 है, अब इसको देखते हैं। ये थे प्यारे बच्चों, वो भाग ए राज्य थे, वो वाले ब्रिटिश भारत के पहले के सरकारी प्रांत, जिन पे एक चुने हुए गवर्नर बैठेंगे, और इनके पास विधानसभा भी थी, विधानसभा भी थी। ये वाले थे यहाँ पे, इवन एग्जांपल है, असम था, बिहार, बॉम्बे, ये वाले, ठीक है, ध्यान आया। इनको इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा कि हिमाचल को किसमें ऐड किया है, देखना अब आप ध्यान से। दूसरा लिखो, भाग बी में कौन थे जी, सर जी भाग बी वाला बताओ जरा, पढ़ो इधर। भाग बी में वो रियासतें या रियासतों के समूह थे जिन पे एक राज प्रमुख का शासन, राजा रजवाड़े वाला, वो वाले आगे, जिसे सीधे सीधे राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, बराबर। हैदराबाद इसमें था, J&K इसमें था, मध्य भारत, मैसूर, ये इसमें डाल दिए इन्होंने। पेप्सू को लेके भी थोड़ा रहता है सवाल, है ना। पंजाब के लिए था ये थोड़ा एक यूनियन। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है लाइन हमारे लिए, लिखो इसको, पार्ट सी, स्टेटस। पूर्व चीफ कमिश्नर प्रांत और कुछ रियासतें जिनमें से हर एक पे प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त एक चीफ का कमिश्नर, है ना, का शासन होता है, ये वाले आगे इधर। और ये कौन कौन थे, ये इवन ये देखो इधर, ये अलग था, बिलासपुर हिमाचल में नहीं मिला था, बिलासपुर खुद एक इंडिपेंडेंट था, इसकी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम थोड़ी सी, स्वतंत्र था बिलासपुर। और यहाँ पे एक चीज, हिमाचल प्रदेश, आपके लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से थे, राज्य तो थे, ए थे, बी थे, सी थे, क्या थे, पार्ट सी स्टेट का दर्जा मिला हमें कब, जब संविधान लागू हुआ। ये चीज समझ आ गई, समझ आई।
अरे वही थे, एनसी मेहता ही थे इस समय भी। इनका कार्यकाल शायद हुआ है 50 में खत्म हुआ है, तो फिर वो आगे मून। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब समझिएगा जरा, इस चीज को चाहे स्किप कर सकते हैं, ये स्किप ही कर दो आप। 25 जनवरी 1971 का ये यशवंत सिंह परमार ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में कुछ कहा था जब हिमाचल वो राज्य बन गया। फिलहाल इसको स्किप करते हैं क्योंकि इसका कोई लेना देना है नहीं, स्टोरी से लेना देना नहीं है। यहां पे आइए, अब आप क्या चीज है देखो जरा, इधर कैच करो स्टोरी। पार्ट सी स्टेटस मिला, बोल रहे हैं कि जब ये हुआ, ये इस कला ने हिमाचल का स्टेटस जो है बेहतर किया, जिसने एक चुनी हुई असेंबली भी और साथ में मिनिस्टर्स की काउंसिल बनाने की इजाजत मिली। चीफ कमिश्नर की जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर लाया गया। और अब आपको सवाल आता है कि फिर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? हाँ, ये करनी है लिंक, आपने लिखो कॉपी में इसको, समझे? हाँ 51, क्योंकि हमें पता है 52 में यशवंत सिंह परमार ने शपथ ली थी। शपथ दिलवाई किसने थी? हम हिम्मत सिंह ने। ये हमने पहले पढ़ लिया था ये, अब हमें लिंक हो रही है चीजें। उससे पहले ये जो चीज थी चीफ कमिश्नर, ये क्या कर दिया? अब खत्म, हटा दिए, हटा दिए। और अच्छी चीज क्या होगी? हिमाचल प्रदेश 1951 में पार्ट सी स्टेट तो था ही था, इसके साथ हमें क्या दे दी? असेंबली भी दे दी, विधानसभा। हालांकि वो बात अलग है, इसको काउंटर करते नहीं है 52 से जो ये स्थापन वाला दौर था, बट फिर भी विधानसभा थी, इवन वोटिंग हुई, 36 सीटें थी, कांग्रेस की सरकार आई, वो आपने सब कुछ पढ़ लिया है। चलिए, ये चीज क्लियर हुई। क्या लिखा है इधर? ये थोड़ा सा फंडा अलग है, यहाँ पॉलिटिकल फंडा है, आपको समझना होगा। लेजिस्लेचर फेडरल नहीं था। यह सही है कि पार्ट सी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में पूर्ण संघीय स्वायत्तता नहीं थी, क्योंकि हम पार्ट ए राज्य नहीं थे, पार्ट सी थे। और असल में लेजिस्लेटिव पावर्स भारत के राष्ट्रपति के पास थी। यह कहना पूरी तरह सटीक नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो है वो पावर थी। ठीक है, विधानसभा को कुछ विषयों में कानून बनाने की क्या थी शक्ति। तो ऐसे अगर राष्ट्रपति के पास होता तो बिल्कुल भी नहीं होती, तो ऐसा भी नहीं था, मतलब थी, विधानसभा थी, एक्चुअल में भी थी, तो थी पावर थोड़ी बहुत। ठीक है, और यहां पे देखिए, लेकिन राष्ट्रपति और संसद का नियंत्रण बहुत अधिक होता था। पार्ट सी को लेके तो होना ही है। मंत्रिपरिषद और लेफ्टिनेंट गवर्नर को राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करना होता था, जो आपके ये हिम्मत सिंह है। और सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर संवैधानिक प्रमुख थे, और मंत्रिपरिषद उनके और राष्ट्रपति के इशारों पे ही चलती थी, के अधीन थी। ये बात है, हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ही थे, ये बात बिल्कुल सही है। उस समय जब बनाया, राष्ट्रपति ने इनको चूज कर दिया, आप करो, बट वो उनके लिए वो थे रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेही थी उनके लिए। हिमाचल में अगर कोई दंगा हुआ तो पूछेंगे ना, कोई बहुत बड़ा दंगा हुआ, राष्ट्रपति पूछेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से, तेरे को मैंने नियुक्त किया है, बता भाई। अब वही बात है ना, मोदी जी 28 राज्यों को देख सकते हैं क्या एक समय पे? तो इसीलिए तो हर क्या बनाया गया है, इसीलिए क्या बनाया है? मुख्यमंत्री बनाए हैं, राज्यपाल बनाया गया है। क्या मुख्यमंत्री भी पूरे अपने जिले को देख सकते? इसीलिए तो आप देखिए ना, सिस्टम है कि चला हुआ। एसडीएम बनाए गए हैं, डीएम बनाई गई है, पुलिस बनाई गई है, इवन पुलिस भी हर जगह हो सकती है। तो ये फिर बात आ गई हम पे, समाज पे। समाज हर जगह हो सकता है, लेकिन पुलिस हर जगह नहीं हो सकती है, ये भी तो हमें समझना होगा। चलिए आगे चलूं, नेक्स्ट देखिए जरा। तो संविधान लागू जब हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया? ये सवाल आ चुका है। राज्य का दर्जा मिला, प्रारंभ में यहां कोई विधानसभा, ये समझना है 1951 में विधानसभा थी? नहीं थी। 51 में नहीं थी, 51 में नहीं थी, समझो 52 होगा। ठीक है, यह क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक मुख्य आयुक्त के माध्यम से प्रशासित होता था। बात सही है। 51 की बात है, क्योंकि अभी 51 की बात है, स्टोरी समझना, 52 नहीं आया अभी कहीं नहीं। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? आगे उनका नाम एनसी मेहता थे। और भाग, अब आई वो लाइन, भाग ग राज्य अधिनियम 1951 के तहत हिमाचल को विधानसभा और मंत्री परिषद बनाने की अनुमति मिली। ये एक्ट
पार्लियामेंट से हुआ, तब जाके इस एक्ट के तहत हमें मिला, और इसके बाद मुख्य आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया। 51 का दौर है ये, ठीक है। और फिर मेजर जनरल हिम्मत सिंह ने 1 मई 1952 को प्रदेश के पहले उप राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभाला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आप चीजों को लिंक करिए। और पहले चुनाव 1951 में जो, बट वो वोटिंग की हुई है, दिसंबर वाला एरिया, लोकसभा के लिए वो भी है ना, हुए। और 24 मार्च 1952 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दो, लिख लो। ये 1952 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में पहली लोकतांत्रिक, बहुत अच्छा वर्ड है, लोगों ने वोट दिया, है ना, वोटिंग हुई। सीटें कितनी थी, अगर आपको मैं यही बोलूं, 36 सीटें थी। वो कल भी मैंने एक सवाल किया था, है ना, ऐसे भी सवाल आ जाता है ना। का गठन हुआ, जिसने राज्य में एक चुनी हुई विधानसभा की शुरुआत जो है वो की। यस मनु, वेरी गुड, ठीक है, समझ रहे हो चीजों को, लिंक करिएगा आप। विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल, मैं मानता हूं इसमें इंडियन जीके का भी बहुत है, समझने के लिए डाला है वो चीज, सिर्फ आप हिमाचल के रिस्पेक्ट में तो कम से कम इसको करिए। आगे चलूं, अब ये तो समझ आ गया ये समझ आ गया हिम्मत सिंह का। और ये जो सीटें लिखी है 36 सीटें, और इवन कांग्रेस को कितनी मिली थी ये भी पूछ सकते हैं, 24 उसमें से। उसके बाद यशवंत सिंह परमार ने शपथ ले ली। और 2 मंत्री कौन थे जब इन्होंने शपथ ली, ये भी बन सकता है सवाल, भाई लिख लो। मतलब अब वही है ना, एचएस स्लाइड लेवल पे तो पूछ सकते हैं, क्लास 3-4 के लिए तो नहीं पूछेंगे, होता है ना ऐसा। अब हाईएस्ट उनसे तो इतने डीप सवाल है ना। 2 मंत्री थे, पंडित पद्मदेव और पंडित गौरी प्रसाद के साथ राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने शपथ ली। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता हिमाचल प्रदेश का नाम किसने दिया है? लिखो इसको कॉपी में, सभी के सभी लिखो। आपको पता था, सबको पता था कि नहीं पता था? एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा द्वारा दिया गया है, ये पता था? बहुत बढ़िया। ये बच्चे मिस कर जाते हैं, है ना। आप हिमाचल प्रदेश से हैं, और अगर आप से कोई भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का जो नाम है किसने दिया, है ना, आचार्य संस्कृत विद्वान आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने ये हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है सवाल। अब हम करते हैं जरा बिलासपुर को सीधा करते हैं। सर जी क्यों, स्टोरी समझिएगा अब क्या है। राजा आनंद चंद बिलासपुर के अंतिम राजा थे, ये बात सही है। और इवन 1951 में वो निर्विरोध अनअपोज्ड पार्लियामेंट के लिए चुने भी गए वहां से, बिलासपुर से। अब समझिए इधर 1951 में तो वो ठीक है लोकसभा के लिए चुने गए। बिलासपुर का विलय तो खैर आप बाद में देखिए कब हुआ। बिलासपुर के अंतिम शासक थे राजा आनंद चंद। किसी भी कीमत पे बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय नहीं चाहते थे, बिलासपुर के साथ विलय नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते थे फिर? वो चाहते थे कि बिलासपुर एक अलग राज्य ही बना रहे, इंडिपेंडेंट, या तो स्वतंत्र चाहते थे वो। उनका दृष्टिकोण था कि बिलासपुर या तो एक स्वतंत्र पार्ट सी, क्योंकि हाँ ये बात सही है, देखो उधर हिमाचल के साथ एक और चीज थी, बिलासपुर भी अलग पार्ट सी स्टेट था, हिमाचल भी पार्ट सी राज्य ही था, है ना। याद आया जब संविधान लागू होता उधर था लिखा हुआ, ठीक है। तो ये भी चाहता था कि जैसा वो राज्य है वैसे ही बना रहे, या फिर पंजाब राज्य में विलय हो जाए, मतलब एक समृद्ध शक्तिशाली राज्य के साथ अगर हो जाए। कभी कभी लगता है कि ये ठीक ही होता अगर कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश पंजाब के साथ अगर होता तो आज सोचिए आप 1 लाख से ज्यादा का कर्ज हम लेके बैठे हुए हैं, इतना छोटा सा राज्य है, नहीं संभल रहा है भाई। हमारे पास रिसोर्स की कमियां उस वक्त ये थे। एक बात मैं बताऊं आपको, शायद यहां पता नहीं आया, जो 3 बंदे थे फजल अली और बाकी के 2 जस्टिस, उन दोनों जस्टिस ने कहा कि हिमाचल का विलय करा दो पंजाब के साथ। और फजल अली ने हालांकि क्या कहा, नहीं हिमाचल क्योंकि भाषा के आधार पे है, पहाड़ी भाषा है, तो अलग रखो इसको, सोर्सेज की कमियां है। अगर रिच के साथ मिलाया होता तो वहां पैसा बहुत है ना, वो खर्च करते उठाते आपको। अब हिमाचल को कौन उठाएगा? आप खुद सोचिए। अभी भी 3 साल हो गए सरकार को,
और अभी भी ये वर्ड क्यों आ रहा है न्यूज में कि वित्तीय हालत ठीक नहीं है? ये वर्ड ही क्यों आ रहा है? आना चाहिए सर जी, नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है कुछ तो घपलाबाजी है। 1 लाख से ज्यादा का ऋण, ये तो हिमाचल को, सरकार को हो सकता है कल को ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर हिमाचल को ये कहीं ट्रांसफर ना कर दे, किसी के साथ मिला ना दे। हालांकि वो बात अलग है कि अब चारों ही तरफ भाषा अलग अलग है, मिलेंगे तो नहीं, बट सोचना तो पड़ेगा। इस तरह से हिमाचल नहीं चल सकता है फिर, है ना। चलिए, ये बात थी उस वक्त। तो इन्होंने कहा हिमाचल के साथ नहीं, या तो मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा या तो भाई पंजाब के साथ मिला दो, ताकि रिच है तो ठीक है वो उठ जाएंगे वहां से। तो ऐसी बातें थी। सो स्वायत्तता बनाए रखने के लिए, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उन्होंने इवन 52 के विधानसभा चुनावों में एक अपनी स्वतंत्र पार्टी भी बनाई थी स्थानीय स्तर पे। आगे चले, फिर क्या हुआ? फिर आप देखिए, भारत सरकार ने स्थिति को क्या लिखा है? भारत सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए उन्हें बिलासपुर का अंतिम मुख्य आयुक्त, वही क्योंकि था पार्ट सी स्टेट था तो उधर तो चीफ कमिश्नर था, तो ये बना दिया, उनको अंतिम नियुक्त किया। और फिर अंततः राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव था उनके ऊपर। इसके चलते बिलासपुर को एक अलग राज्य के रूप में बनाए रखना संभव नहीं हुआ और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर राज्य का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ। ये डेट इंपॉर्टेंट है भाई, PYQs बनता है यहां से, है ना। नहीं, बिलासपुर अलग नहीं हो सकता था फिर, है ना। सेंटर में भी अब जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी लोकसभा से गए थे, तो काफी बार बातें होती होंगी। वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, बिहाइंड द सीन, है ना। बातचीत की होगी उन्होंने भी कि क्या किया जाए। तो अब ऐसे बीचों बीच एक छोटा सा बिलासपुर कितना ही बड़ा है, मैप में भी देख लीजिए आप, है ना। और फाइनली हमने क्या कर दिया, आना ही था, बिलासपुर को हिमाचल के साथ जुड़ना ही था और बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश के 5वें जिले के रूप में शामिल किया गया। और इस विलय के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हुई थी? ओहो, 36 से बढ़ के 41। ये तो ठीक है, बट यहां पे एक और चीज लिखी थी मैंने, वो यहां विशाल हिमाचल की मांग लिखा है। ओए, ये तो हमने पढ़ाई है 36 से 41, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए आगे चले। अब बिलासपुर तो आ ही गया हिमाचल में। तो इसी दौरान प्यारे बच्चों 1954 में विपक्ष के नेताओं ने भी विशाल हिमाचल समिति का जो है गठन किया। इस समिति में सत्यदेव भुसेरी थे, हीरा सिंह, पंडित कामेश्वर और जय बिहारी लाल खाची जैसे नेता शामिल थे, जिन्होंने सभी पहाड़ी रियासतों को मिला के एक बड़े और व्यवहार्य हिमाचल प्रदेश राज्य बनाने की पुरजोर वकालत की। 41 नहीं थी, 5 ही जिले थे हिमाचल प्रदेश, लेकिन अभी भी हमारी नजरें कहां थी? पंजाब के उन पहाड़ी हिस्सों पे जो हमें चाहिए थे। शिमला पंजाब में था अभी भी, है ना। कांगड़ा पंजाब में था, कुल्लू, लाहौल स्पीति तक। लाहौल स्पीति देखो आप, जबकि चंबा परे परे, जो मैप में देखो आप, चंबा वो था, बीच में मंडी था, बीच में गैप है। मैप क्या, कितना अजीब मैप था हिमाचल का, अगर आप देखेंगे, है ना। चलिए अब अभी तो आगे जाना है हमने, है ना। अब यहाँ पे सीधे सीधे आप आइए, क्या बोलता है ये बोल रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग 54 के बाद, क्योंकि अब हम टच करके उसको 55-56 में वो बन गया था ये SRC और हिमाचल प्रदेश का भविष्य। तो 1950 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग क्या थी, चरम पर थी। इस मुद्दे पे विचार करने के लिए गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है ना, ठीक है। और इसमें क्या सिफारिशें थी? 3 सदस्य थे, 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। सदस्यों के बीच हिमाचल के भविष्य पर मतभेद थे। फजल अली चाहते थे हिमाचल को एक अलग राज्य बनाने के पक्ष में थे, वो भाई इसको अलग बनाओ आप। लेकिन पणिकर और कुंजरू का क्या मानना था कि संसाधनों की कमी है, पछताओगे बाद में, और आर्थिक परिस्थिति अस्थिरता रहेगी बेटा, इसके कारण आपका विलय करते हैं पंजाब के साथ। पंजाब के पास रिसोर्सेज है, पैसा है, हर चीज है, तो हो जाएगा। ये उस वक्त
की बात है, 55 की बात है ना, कि आपके पास ऑब्वियसली भाई रोड नहीं थे, पहाड़, आप खुद सोचिए आज भी पहाड़ की जिंदगी बहुत मुश्किल है। नीचे नीचे लोअर हिमाचल में तो ठीक है, सब चीजें हैं, अपर हिमाचल में और बहुत बैकवर्ड एरिया में देखिए रोड ही नहीं होता है, स्कूल कितने दूर है, तो रिसोर्सेज है नहीं, बहुत कमियां। ठीक है, ये उस दौर की बात थी ये। फिर डॉक्टर वाई एस परमार का संघर्ष, क्या बोलते हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने इन तर्कों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि पहाड़ी लोगों की अलग सांस्कृतिक पहचान और भौगोलिक विशेषता है, उनकी दृढ़ पैरवी और राजनीतिक दूरदर्शिता के कारण वह तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हिमाचल प्रदेश के अलग अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मनाने में कामयाब रहे। ठीक है, और 1956 में उनको क्या मिला हमें, फिर 1956 में, क्योंकि डिसाइड हो ही गया था या तो तुम पंजाब में ही जाओगे, स्टेट ही बनोगे, या तो यूटी, तो हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। हालांकि हमारी विधानसभा जो थी पहले दी हुई वो डिसॉल्व हो गई है ना, पता है ना आपको भी ये चीज, ये लिंक हो रही है ना। केंद्र सरकार ने अंततः फजल अली की सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार किया। फजल अली चाहते थे हालांकि हिमाचल अलग राज्य बने, और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ, जिसके तहत हिमाचल का दर्जा, ये वो लाइन थी जो पहले आई थी है ना, भाग राज्य से घटाकर केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और इसकी विधानसभा को भंग कर दिया गया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमने क्या पाया, हमारा विलय पंजाब के साथ नहीं हुआ। हमें एक चीज और पता लग गई कि भले ही आपने विधानसभा भंग कर दी, बट कल को हम राज्य बन के रहेंगे, क्योंकि पंजाब से तो नहीं हुआ, होना होता तो वहीं पे हो जाता, 56 में ही हो जाता अगर होना होता। तो हमें एक चीज का पता था कि हिमाचल अलग बन के रहेगा। ठीक है, अब आगे चले। अब ये है प्रादेशिक परिषद का, अरे ये वही है, हाँ ये टेरिटोरियल काउंसिल है। ठीक है, विधानसभा भंग होने से राज्य में भारी असंतोष फैला। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के लिए आंदोलन क्या हो गया, शुरू हो गया। और ये लिखो, फिर कॉपी में लिखिए सभी बच्चे, टेरिटोरियल काउंसिल, प्रादेशिक परिषद। टेरिटोरियल काउंसिल जो है एक्ट 1956 के तहत, 1957 में, 56 के तहत, बट 1957 में हिमाचल प्रदेश को एक टेरिटोरियल काउंसिल दी गई, जिसमें टोटल मेंबर कितने थे, 41 सदस्य थे। हाँ ये भी बनेगा 39 + 2, बोलो हाँ, बट हाँ 57 है वो, 56 के तहत, तो 56 मत बोलना वहां, हाँ कंफ्यूजन हो जाएगी ना। अब आगे देखिए, और इसमें जो हेड थे, क्योंकि हिम्मत सिंह नहीं थे, फिर नेक्स्ट कौन आगे थे, राय बजरंग बहादुर इस दौरान कौन थे, उपराज्यपाल बने, और ठाकुर करम सिंह कौन थे, प्रादेशिक परिषद के चेयरमैन। ये सवाल आया ना अभी रिसेंटली 2025 में, जो मैं आपको बोलता था, हाँ वो ले ली गई थी। सीटें वही थी, विधानसभा तो नहीं थी, वो तो वापस ले ली, बट उधर हेड और मेंबर, वो टोटल मेंबर तो थे 41। और उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे आपके, उपराज्यपाल थे ये तो 71 तक रहे, राजा बजरंग बहादुर थे। और ठाकुर करम सिंह को लेके सवाल आ चुका है। इसके अलावा आप देखिए, अब थोड़ा सा कांग्रेस के भीतर और बाहर कई नेताओं ने इस केंद्र शासित दर्जे का विरोध किया कि भाई यूटी क्यों बना दिया, वही है, लोगों के बीच में चला ऐसा विरोध। 1958 में सत्यदेव भूसेरी जैसे नेता भूख हड़ताल पे बैठे, और भागमल सोठा नाम था ना इनका, और जय बिहारी लाल खाची जैसे नेताओं ने स्थिति के लिए कांग्रेस नेतृत्व को दोषी ठहराया और विधानसभा की पूर्ण बहाली की क्या कर दी, मांग की। ये इन्होंने 5 साल यही किया स्तंजा ठुंजा है, तो यही हुआ 59-60 में। चलो वो थोड़ा अपना रीऑर्गेनाइजेशन था किन्नौर जो मिला हमें, हाँ ठीक है वो। तो फिर आपको ये भी पता ही है कि
1956 में विधानसभा भंग होने के बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों की लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए लगातार संघर्ष हुआ। मतलब लोग वोट ही नहीं दे पाएंगे तो फिर लोकतांत्रिक चीज तो वही है। और इस संघर्ष का परिणाम क्या था, 1963 में सामने आया, जब अशोक सेन समिति, ये लिख लो कॉपी में, ये कमेटियां बहुत सारी बनी है, अशोक सेन समिति लिखो, की सिफारिशों पे और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 14वां संविधान संशोधन और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 आया। ये आप इंडियन पॉलिटी बेटा जब पढ़ेंगे तो 40th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना। उसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कर दिया, विधानसभा को फिर से बहाल कर दिया गया। तो हमें तो खुशी है। 1963 आपको तो ऐसे भी पता है, 1963 में वाईएस परमार ही क्या हुए हैं, सीएम बने हैं, आपको तो पता ही है। और पहली विधानसभा में हम किसको काउंट करते हैं, 1963 को ही करते हैं, आपको तो ये भी पता है। बराबर, आगे चले। ऑनलाइन वालों बोलो भाई आगे चले, देखो जरा कितना लिखा आपने। ठीक है, लिख रहे हो ना कॉपी में अपने लिए जितना, देखो सारा तो नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चले तो अब देखिए, इस अधिनियम के लागू होने से जो अभी 40th अमेंडमेंट एक्ट और विधानसभा 1962 में चुनी गई टेरिटोरियल काउंसिल को विधानसभा में बदल दिया गया। और इस नई विधानसभा में कुल 41 सदस्य थे। और 1 जुलाई 1963 को जो भी रिजल्ट रहा वो हमने पढ़ लिया है अलग से। डॉक्टर वाईएस परमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके मंत्रिमंडल में ठाकुर करम सिंह और हरिदास ने मंत्री के रूप में शपथ ली। और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश ने भले ही एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा, लेकिन उसे अपनी चुनी हुई सरकार और विधानसभा वापस मिल गई, जिसने राज्य के विकास की प्रक्रिया को फिर से गति दी। विधानसभा मिल जाती है तो एक्ट आ सकते हैं, कानून आ सकता है ना, चीजों, तो वो फायदा होगा उससे। और अब इसके बाद आप देखिए, क्योंकि हम कहां पहुंच रहे हैं अब धीरे धीरे 1966 में। और आपको तो रॉ मटेरियल पता ही है 66 में क्या हुआ। तो पंजाब का पुनर्गठन हुआ और विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ। ये बात सही है, ये पंजाबी सूबा आंदोलन बहुत तेज हुआ। इंडियन जीके में तो पढ़ना पड़ेगा। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग, विशेषकर पंजाब में पंजाबी सूबा आंदोलन जारी रहा। इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से अकाली दल ने 1950 के दशक में किया। ये एक पार्टी है वहां पे पंजाब में, अकाली दल, अगर पता हो आपको। अब आइए आगे जरा, यहाँ पे क्या बोलता है ये, हुकम सिंह समिति और शाह आयोग पंजाब के पुनर्गठन की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए 23 सितंबर 1965 को लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को पंजाब के विभाजन के लिए पंजाब सीमा आयोग, जिसे आपका जेसी शाह कमीशन आ गया वो फिर से के नाम से जाना जाता है, का गठन किया। और 9 मार्च 1966 को कांग्रेस कार्य समिति ने राजनीतिक रूप से पंजाबी सूबा के गठन को मंजूरी दी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए 14 मार्च 1966 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मांग की गई कि पंजाब के सभी पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाए। तभी वो 4 जिले हमें मिले हैं, संघर्ष किया है, ऐसे ही थोड़ी मिलेगा, है ना, पता है ना आपको वो 4। अब हमने तो रॉ में तो बोल दिया, बिहाइंड द सीन ये कुछ होता है ऐसा। ठीक है जी। तो जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब को भाषा आधार पर विभाजित करने और हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा राज्य में शामिल करने की सिफारिश की। आयोग ने सिफारिश की कि कांगड़ा, शिमला, लाहौल स्पीति, ऊना का होशियारपुर जिले सहित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में भी करो। तो ये अच्छी चीज हुई, रिपोर्ट ने ये भी मान लिया, इसको भी करो, हरियाणा भी अलग करो, ले लो पंजाब अगर चाहिए ही है।
तो वो बोलेंगे हाँ चाहिए भाई, कुछ भी करेंगे लेकिन चाहिए, है ना। तो ऐसा होता ही है। और फिर आप देखिए इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पे भारतीय संसद ने, पार्लियामेंट ने क्या किया, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित किया और 1 नवंबर 1966 को विशाल हिमाचल का भी गठन हुआ। विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल, जब पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। बहुत बड़ी बात है ये, हम यूटी तो थे फिर भी हमने यहाँ पे ले लिए, ये बात बिल्कुल सही है। ये 4 जिले वही थे जो आप लिख रहे हो। और विलय से ठीक पहले अक्टूबर 1966 तक हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे, वही समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। छठा जिला कौन था, किन्नौर था। वो 1 मई 1960 को वो महासू क्या ही वो अपना ही रिऑर्गेनाइजेशन किए वहां पे, तो ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, 6 जिलों से बना, अच्छा दिया तो था, महासू, मंडी, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर और किन्नौर। और नए जिलों के जुड़ने से हिमाचल का क्षेत्रफल लगभग दोगुना हो गया। दोगुना क्या, यहाँ पे सीधा सीधा आप लिख सकते हैं उतना हो गया जितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, जो आज भी इतना ही है। और जिलों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई थी, 10 हो गई। अब समझ गए हम, हमने भी फिर ये एक्ट भी पास किया, पुनर्गठन हो गया, हमारा भी हो गया, लगे हाथ, एरिया हमें मिल गए, ठीक है, 10 जिले हो गए, और क्या चाहिए। और पूर्ण राज्यत्व की ओर अब देखिए आप सजिए, 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के बाद पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों, ये जितने भी आप देख रहे हैं इनको हिमाचल में, ये तो हमने पढ़ लिया। और लाहौल स्पीति को पहले ही 1960 में पंजाब का एक अलग जिला बनाया गया था, अगर आपको पता हो। लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट था किसका, पंजाब का, वो तो बात आपको पता ही है। 1966 में फिर हिमाचल में आ गया। और इस विशाल हिमाचल के गठन के बाद हिमाचल का एरिया हो गया 55,673, 1966 को ही हो गया। इस विशाल हिमाचल के गठन के बाद एक बड़ी और अधिक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई बन गया, जिससे इसे पूर्ण एक क्लास राज्य का दर्जा मिलने की संभावना अब मजबूत हो गई। क्योंकि याद करो भारत ने कितनी कैटेगरी बनाई थी, 3, कौन कौन सी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हिमाचल का एरिया भी बढ़ गया, पॉपुलेशन भी थी उस समय, थी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत। तो अब हमें उम्मीद थी कि अब हम पार्ट ए स्टेट भी बन जाएंगे, तो फिर सेंटर से फंड भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है ना। वो पॉलिटिकल हिस्सा है सारा। फिलहाल हम तो उसी में, फिलहाल तो हम क्या थे, पार्ट सी थे, यूटी थे। 56 में यूटी, यूनियन टेरिटरी थे हम, यूनियन टेरिटरी विद विधानसभा थे, ये बोल दो, है ना। यूनियन टेरिटरी थे, स्टेट नहीं थे, बट हमें बनना तो राज्य ही था। तो 24 जनवरी 1968 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जोरदार मांग की गई। केंद्र सरकार ने शुरुआत में राज्य की वित्तीय व्यवहार्यता, ये देखिए, फाइनेंशियल वायबिलिटी पे कुछ संदेह तो व्यक्त किए कि तुम कैसे करोगे फाइनेंशियल, उस दौर में भी फाइनेंशियल, आज भी हम उसी से जूझ रहे हैं लेकिन परमार लगातार पैरवी करते रहे इस चीज की कि नहीं चाहिए तो चाहिए, जिद कर रहे हैं हम, है ना, पापा के आगे जिद कर रहे हैं। हाँ, तो नेहरू जी थे, बोल सकते हैं आप इस तरह से हैं। तो ये जो है वो चलता रहा इनका, ठीक है। अच्छा 68 में तो, 68 नहीं, हाँ तब तो नेहरू भी थे, है ना। क्यों, 62 में चाइना युद्ध हुआ है, तो 64 में तो उनकी मृत्यु भी हो गई है, राइट। चलिए आइए, ऐतिहासिक विधान और पूर्ण राज्य का जन्म। डॉक्टर परमार के प्रयासों से और जनता के समर्थन के कारण केंद्र सरकार का रुख जो है वो क्या हुआ, इसीलिए तो हम बोलते हैं डॉक्टर वाई एस परमार को हिमाचल का निर्माता, वरना हिमाचल 100% पंजाब के साथ जुड़ा हुआ होता और एक जिले होते, हम भी अलग अलग, है ना। या फिर हम हमेशा यूनियन टेरिटरी ही रहते, नहीं तो बहुत प्रयास किए इन्होंने भी किए और लोगों ने भी किए। और आपको पता है 31 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला विधेयक संसद में पेश किया। और ये डेट मैंने आपसे कल पूछी थी, लिख लो इसको भी, 18 दिसंबर 1970 को यह विधेयक संसद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के रूप में पारित किया गया। ये एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और बस हो गया फिर दिसंबर 1970 को, और फिर 25 जनवरी 1971 को शिमला के रिज मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी वहां आई थी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश को भारत का तब कितना राज्य था? 18वें राज्य के रूप में घोषित किया। बधाई हो। हिमाचल प्रदेश के उस वक्त के पहले राज्यपाल कौन बने? अब लेफ्टिनेंट गवर्नर था पहले, बट वो भी खत्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट गई, अब सिर्फ बचा गवर्नर। गवर्नर राज्यपाल तो थे, अभी भी है, तो राज्यपाल रहा। और राज्यपाल पहले कौन थे? ये भी आ जाता है पेपर में, एस चक्रवर्ती थे। और इन्होंने यशवंत सिंह परमार को राज्य के पहले मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ दिलाई। पहले तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, क्यों? क्या बोलना चाहिए बेटा? सर जी 52 में भी जीते ये, फिर 63 में भी, 67 में भी, और 72 में भी, तो टेक्निकली चौथे लास्ट हो गए। फिर पहले मतलब को यहाँ पहला हो सकता है अगर स्वतंत्र मतलब राज्य के तौर पे अगर हम देखें, है ना, तो कंफ्यूज मत करना। वैसे तो ठीक है पहला, बट आपको पता होना चाहिए कि ये टेक्निकली इनका कौन सा टर्म है। ये 1971 में जब ये हुआ, तो टेक्निकली तो फिर फोर्थ टर्म है इनका। तो फिर यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? मैं चौथा लिख देता हूं, बट ये समझना पड़ेगा आपको, पहला भी सही है। अरे ऐसा सवाल आ गया कि जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना सीधा सीधा, हाँ ये नहीं बोला 1951 में भी पार्ट सी स्टेट था, बट नॉर्मल राज्य जब बना तो हिमाचल के पहले राज्यपाल कौन थे? ऐसा भी तो हो सकता है। तो हिम्मत सिंह बोलोगे, क्या बोलोगे? एस चक्रवर्ती ही बोलेंगे। हाँ तो उसी तरह से ये भी ठीक है। आगे चलू। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से प्यारे बच्चों अपने गठन के समय हिमाचल प्रदेश किस किस से ज्यादा था? हे भगवान सर जी, इतने ज्यादा से? हाँ ये तो चलो एक्स्ट्रा चीज है। और फिर एक पुनर्गठन हमने 1972 में भी किया, तो पूरा काम करके गए हैं भाई एस परमार है। पूरे 12 जिले देखे गए, पूरा एरिया देखे गए, है ना, राज्य देखे गए, और क्या चाहिए था? पूर्ण राज्य बनने के बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए जिलों की सीमाओं को फिर से क्या किया? हमने व्यवस्थित किया। 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा जिले को 2 नए जिले, पता है ये हमने पढ़ा है, ऊना और मीरपुर, और एक नया सोलन जिला बनाया गया जिसमें महासू जिले की सोलन और अर्की तहसीलें थी, और शिमला के कंडाघाट और नालागढ़ तहसीलें शामिल की गई। इस पुनर्गठन के साथ हिमाचल में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गए जी। और आज भी कितने जिले हैं? 12। आज भी 12 जिले हैं। आज भी एरिया कितना है? उस समय भी कितना था, है ना? चीज ठीक है, चीजें लिंक होनी चाहिए। और दैट्स इट मेरे बच्चों। अब ये चीज भी जरा समझिए बेटा, यहाँ पे अब हमने जितना पढ़ा अभी तक यहाँ खत्म हो ही गया अब लगभग, ठीक है। ये रिकैप ही है आपका। देखो इधर ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ? हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या थी 15 अप्रैल 1948 को? अगर आप समझे बताओ जरा चैट में। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का स्टेटस क्या था? बताइए। तो आंसर है मुख्य आयुक्त प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, और 30 रियासतों को के विलय से ये बना था। और पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस कौन थे? हाँ कौन थे? एनसी। देखो उधर क्या लिखा, आपने क्या लिखा? कंफ्यूजन हो गई क्यों? हाँ फर्स्ट एनसी मेहता ही थे, ठीक है, आप अपने लिए लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, एनसी मेहता ही थे। फिर जो नई डेट है वो क्या है? 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? संविधान लागू हो गया। और अब हिमाचल की स्थिति क्या थी? क्या थी भैया ऑनलाइन वालों बताओ, क्या था? चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, यूनियन टेरिटरी था, क्या था? बताओ जरा जल्दी से बताओ। लिखा है पार्ट सी, भाग ग राज्य था हिमाचल प्रदेश।
भारत के नए संविधान द्वारा यह दर्जा दिया गया था, क्योंकि तब तीन में सारा ही डिवाइड कर दिया, हर चीज तीन में। और हिमाचल जहां हमें दिखा वो क्या था, पार्ट सी स्टेट था और मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित था। ठीक है, थे एनसी मेहता थे, इसके बाद आपके एपी मून बने, वो पेंड्रल मून बने, है ना, और फिर यस भगवंत साहेब भी बने। ठीक है, इसके बाद आई एक डेट 24 मार्च 1952। तो क्या स्टेटस था हिमाचल का, लेकिन यहां लिखा है सर जी स्टेटस तो ठीक है बट विधानसभा सहित वर्ड लगा है। मतलब विधान, वो देखा नहीं 1951 एक्ट के तहत ही हमें क्या मिली, विधानसभा दे दी गई थी हमें। ठीक है, विधानसभा सहित भाग ग राज्य। ठीक है, 1951 के तहत पहली चुनी हुई सरकार और विधानसभा का गठन हुआ। और 1954 को 1 जुलाई 1954 को देखो इधर क्या लिखा है, ये ऑलरेडी क्या था, ये बिलासपुर राज्य का हिमाचल प्रदेश में सीधा सीधा क्या हो गया। अच्छा, हिमाचल की स्थिति तो थी, पार्ट सी स्टेट था, बट बिलासपुर भी खुद में क्या था, ये ध्यान रखिएगा, बिलासपुर भी पार्ट सी स्टेट था, वहां आपने देखा है। और फिर आ जाइए यहां पे 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 विधानसभा को भंग कर दिया गया। फजल अली आयोग की वो आई ना सिफारिश से, दो ने क्या बोला, पंजाब के साथ मिला दो, लेकिन खुद फजल अली ने क्या बोला कि नहीं नहीं, कि हिमाचल को एक अलग बनाते हैं, इसको अलग रहने दो, इंडिपेंडेंट रहने दो इसको, है ना। और फिर फाइनली हमें यूटी बनाया। बट दिक्कत यह है जो यहां पे विधानसभा दे दी थी वो वापस ले ली इन्होंने। देखो यूटी, यूनियन टेरिटरी, ये सवाल आता है फिर, तो 1956 करना है आपने। ठीक है, 1956 के बाद दर्जा घटा दिया, विधानसभा भंग कर दी गई। आगे चले, नेक्स्ट फिर आई एक डेट 15 अगस्त 1957। क्या बोलता है ये, टेरिटोरियल काउंसिल, यही तो है सवाल आया ना, सवाल आया, ये लिख लो, इसको भी लिख रहे हो, बीच बीच में लिखते रहो। टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना कब हुई, 1957 में हो गई, ये ध्यान रखिएगा, 1956 एक्ट के तहत, वो भी था मेंशन उधर। विधानसभा के स्थान पे स्थानीय शासन का एक कमजोर स्वरूप स्थापित, कमजोर ही होगा, जब विधानसभा ही ले ली तो वो वैसा ही कर दिया उधर हमें। ठीक है, फिर 1 जुलाई 1963 को क्या हुआ, विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश, मतलब फिर से हम क्या बन गए, यूनियन टेरिटरी, और हमें क्या मिल गया, विधानसभा दे दी गई, बट यहां पे टेरिटोरियल काउंसिल थी, ये भी फर्क है। और केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 के माध्यम से विधानसभा बहाल हुई, वही अमेंडमेंट एक्ट 40 था शायद, क्या लिखा था 40, ठीक है। फिर 1 नवंबर 1966 को क्या दर्जा था, वही था, केंद्र शासित प्रदेश ही थे हम, यूटी अगेन स्टेटस यही था। और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के बाद पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल में विलय हुआ। फिर आगे में चला 25 जनवरी 1971। अब आया वो बात, क्या हिमाचल क्या बना, भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बन गया हिमाचल। और हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के बाद भारत का 18वां पूर्ण राज्य बना, ये भी हमें समझना है। ठीक है, स्टेटस हमारा ये था। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, लिखो इसको भी लिख लो। क्या बोलता है, 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा इसके आगे, कब 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1900। हम मैंने बोला था कि मैं लिख के ले आऊंगा ताकि कल तो मैं ऐसे ही करवाया आपको रिवाइज, लिख के हो जाएगा ना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप बार बार इसको 1-2 बार देखो इसको, है ना। मैं बोलता हूं समझ आ जाएगा। या तो ये जो क्लास है ये सेव ही होती है, इसी क्लास को एक बार रिकॉर्ड करके जैसे देख लिया आपने वापिस से,
ठीक है, 30 अप्रैल से 22 जून 1977 को क्या लगा, हिमाचल का स्टेटस है ये कि बीच में 2 बार खेला हुआ है, हम हमेशा ही राज्य थोड़ी रहे, मतलब बीच में क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा। केंद्र में कौन थी, जनता पार्टी सरकार बनने के बाद कांग्रेस शासित राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी गई, ठाकुर रामलाल की सरकार गिरी। हाँ वो करवाता हूं, अभी करवाऊंगा। और दूसरा देखो क्या लिखा है, 15 दिसंबर 1992 से लिख दो 3 दिसंबर 1993। एक सवाल बन सकता है कि कौन सा राष्ट्रपति शासन छोटा था या बड़ा था, ऐसे ही बना दिया मैंने सवाल, तो कर ही सकते हैं आप, कौन सा होगा बड़ा, क्योंकि ये अगर काउंट करेंगे तो कितना होगा, 1 साल हो जाएगा, शायद 353 दिन, और ऊपर ट्रिक थी 53 थी शायद, 53 ठीक है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद केंद्र सरकार द्वारा फिर भाजपा शासित राज्य सरकारें बर्खास्त की गई, उसमें से हम भी थे, हम भी पिस गए। हमने क्या किया भाई, कुछ नहीं, बस आप बीजेपी की सरकार थी, बस ये गलती थी, है ना, नहीं तो कांग्रेस की होती तो बच जाती। ऐसा ही है। डन, 2 लिखा कि नहीं लिखा भाई, सब भी नहीं, ये वाला लिखा कि नहीं लिखा आपने, रॉ मटेरियल तो याद है ना आपको, तो बस थोड़ा थोड़ा आपने देखना है और कुछ नहीं है। आगे चलो, तो ये थे 2 बार प्रेसिडेंट रूल, और अब एक बार आप देख लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की लिस्ट भी देख लो आप कैसी है। क्या बोलता है ये, लेफ्टिनेंट जो आपके गवर्नर है, तो अगर आप देखें सो नंबर 1 आपने ईयर देखना है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे, तो 1952 से कब तक रहे, 1954 तक रहे। इसके बाद कौन आए, राजा जो बजरंग बहादुर सिंह थे, तो 55 से 63 तक रहे। इसके बाद कौन आए, भगवान सहाय 1963 से 66 तक। बीच से मतलब बस एक लिस्ट है ऐसे, अंतिम और लास्ट तो ये तो पढ़ ही लेना, लास्ट और फर्स्ट वाला। इसके बाद श्री विश्वनाथन आए, ठीक है, आईएएस थे ये, आईसीएस थे, ओके, 66 से 67 तक। फिर ओम प्रकाश 67 से 7 से 15, बहुत ही कम। और फिर कौन थे, लास्ट कौन थे, ऐसे एक सवाल बन सकता है क्या, बन भी सकता है वैसे, कि लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे हिमाचल के, जनरल के बहादुर सिंह थे। कब, 1967 से 24 जनवरी 1971 तक, बराबर। ये 1971, अब 71 के बाद तो तुम्हें पता ही है वैसे क्या नाम होगा आगे, सबसे पहले क्या नाम होगा तो गवर्नर का, इसके आगे की लिस्ट है, आइडिया हो गया। ये पहले के ऊपर भी सवाल आ सकता है, आता ही है पहले के ऊपर, तो बीच का पूछेंगे आपसे, तो नहीं पूछना चाहिए इतना डीप सवाल। भैया पूछने को तो पूछ सकते हैं जी, चल बता 1963 में कौन था लेफ्टिनेंट, ऐसे ही 1980 में कौन था गवर्नर बता, 1998 में कौन था गवर्नर बता, ये तो फिर बहुत ज्यादा टफ हो गया काम है, बट चलो करना तो पड़ता है बच्चों को। नेक्स्ट लिस्ट ये रही प्यारे बच्चों, ये कौन सी लिस्ट है, लिखो, एक आधा नाम तो लिख लो कॉपी में, कौन सा वाला, पहला तो लिख लो यार। फिर 1971 के बाद क्योंकि क्या हुआ, 25 जनवरी 1971 को, हाँ फिर आपके पास ये गवर्नर पोस्ट थी, फिर गवर्नर पोस्ट थी, और पहला नाम आप बच्चों को पता है एस चक्रवर्ती, कब से 71 से 77 तक। फिर अब मैं बीच बीच से कराऊंगा, है ना, हाँ तो नाम ही है। इसके बाद अमीन उद्दीन अहमद खान थे 70-81, फिर अशोक नाथ थे, होकी शेषेमा, प्रबोध दिनकर राव देसाई, फिर आप सुरेंद्र नाथ,
अच्छा रुको, ये शायद नेक्स्ट में होगा लिखा हुआ मैंने। वीरेंद्र वर्मा है, नेक्स्ट लिस्ट देखो ना, है। अच्छा 8 से, अच्छा ये फिर से है उधर, ओके ओके, क्योंकि एक में आते नहीं है ना सारे। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी फिर लिस्ट बड़ी लंबी नहीं है, क्यों यहाँ पे अब बीच से क्या ही पढ़ेंगे आप। अच्छा एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, एक चीज मैं आपको करवाऊं अगर, एक चीज आपने क्या नोटिस की, जो भी राज्यपाल होता है वो हिमाचल का कभी नहीं होता है, पता है आपको ऐसा? ये नोटिस की कि नहीं किया आपने? पढ़ो इधर देखो, यूपी के थे, पंजाब के, बिहार के, महाराष्ट्र के, राज्यपाल हमेशा दूसरे स्टेट का होता है। देख लो, चाहे यहाँ दिए हैं शायद, महाराष्ट्र, बंगाल, ये देखो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। हाँ हाँ पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये वाला लिख लो कॉपी में, क्योंकि आपको पता है एक सवाल आएगा। क्या सवाल है? भारत ने हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, बताओ जरा, क्या आंसर देंगे आप? हैं पूछा था, बता देना उनको आज के बाद। तो ये कब थे? 1995 से 96। हेलीकॉप्टर क्रैश डेथ सर, सुरेंद्र आलकर। ये है आपके 1993। ठीक है, मतलब बन तो सकते हैं सवाल, ऐसा भी नहीं है राज्यपाल के ऊपर। अगर कोई ऐतिहासिक कोई चीज गठन हुआ है ना किस चीज का, बन भी सकता है, तो वो एक्ट में पढ़ेंगे हम। इसके बाद आप एक नाम देखेंगे तो फिर ये लिख लो स्टार लगा के, लास्ट करंट अफेयर से 2023 से 27 तक है इनका भी, 28 तक है कार्यकाल। लिखो भाई, लास्ट वाला लिख लो। और क्या लिखेंगे आप? इससे पहले राजेंद्र थे, बंडारू थे, आचार्य देवव्रत भी थे, हैं? है आपको इनका ध्यान? क्यों है ध्यान इनका? स्कूल में पूछते थे, मेरे को लगा ऐसा बोलेंगे क्योंकि हमें स्कूल से छुट्टी हुई थी, मुझे याद है, तो यही है 154 पे जा रहे थे वो, तो हम ऐसे हाय हाय कर रहे थे, और यही थे वो आचार्य देवव्रत थे, वो शिमला जा रहे होंगे। अच्छा मेरे को लगा ऐसा बोलेंगे, नहीं सर स्कूल में पूछते थे इसलिए ध्यान है ना। और ये भी लिख लो बेटा, ये भी एक सवाल बन सकता है। उर्मिला सिंह, मध्य प्रदेश, इन्होंने 2010 से 15 यानी कि पूरा कार्यकाल किया है, जबकि ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो तो एक ही साल में चले गए। बनाया जा सकता है सवाल, अगर बनाना हो एग्जामिनर ने, उनके ऊपर है। उर्मिला सिंह, मध्य प्रदेश, क्योंकि भाई है ना राज्यपाल सेम डिस्ट्रिक्ट का नहीं होता है, ऐसा जरूरी भी नहीं है, बट अलग ही होता है मेंटेन करने के लिए। डन, 2-4 नाम है, ज्यादा टेंशन मत लेना, जो पता ही हो आपको, बाकी तो चलो। नेक्स्ट लिख लो अब चीफ मिनिस्टर का, एक बार फिर कार्यकाल में आपको बता दूं, मुख्य मंत्री। बचपन में, चलो आज सच सच बता ही दो आप चैट वालों, बचपन में जब आपसे पूछते थे हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री या राज्यपाल, तो आप भी बोलते थे कुछ अजीब से, बोलते थे कि नहीं हैं? तो मैंने भी अभी पूछा किसी से कि हिमाचल की पहली महिला राज्यपाल, तो इन्होंने बताया प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल, और एक प्रतिभा पाटिल आप वहां पे पढ़ते हैं, इंडियन लेवल पे भी रही है ना एक, और एक यहाँ पे वीरभद्र सिंह की वाइफ,
है, तो इनको सेम सेम ही नहीं समझना है। ठीक है, बच्चे करते हैं ऐसा, मेरे को पता है, इसीलिए थोड़ा बहुत चलता है। चलो आ जाओ इधर। नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर नंबर 1 क्या क्या है देखो। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। कब से, यहां थोड़ा सा ब्यौरा है। 24 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1956 तक। फर्स्ट यूनियन टेड यूटी पीरियड, नो सीएम। एनए इसलिए लिखा है ये एनए, और क्योंकि ये तो फिर पॉसिबल है नहीं। असेंबली अबॉलिश्ड है क्योंकि यहाँ पे है, इस कार्यकाल में तो नहीं है। फिर से बने यशवंत सिंह परमार। अगर देखेंगे तो दिया भी है 1 जुलाई 1963 से कब तक रहे, 1977 तक, जिसमें क्या क्या आया देखो। 63 से 67 की सरकार, 67 से 71 की सरकार, 71 से 77 में इन्होंने फाइनली क्या दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि इमरजेंसी 2 साल जेल बनाया होता पूरे देश को, तो ये आगे ये पसंद तो नहीं था इनको, बट ये भी देखते रह गए 2 साल। फिर इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि भाई अब तुम ही झेलो जनता का आक्रोश। फिर ये देखो, ये आए वो आपके ठाकुर रामलाल आगे, कब, 28 जैन 1977 से अप्रैल 30 1977 तक, बराबर है। वही थोड़े से दिन, कितने 2-3 महीने ही होने, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। फिर इसके बाद क्या लग गया, ये देखो इधर एनए, मतलब 30 अप्रैल से 1977, थोड़े से दिनों के लिए क्या होगी, प्रेसिडेंट रूल, असेंबली दिसंबर। फिर फाइनली किसकी सरकार आई, सबको पता ही ये चीजें। शांता कुमार, पार्टी कौन थी, जनता पार्टी। 77 से 80 तक की रही, तो ये 82 तक हालांकि, इसका मतलब है 1980 में इन्होंने सरकार गिरा दी, फिर से सरकार गिरा दी ठाकुर रामलाल ने, और इन्होंने 14 फरवरी 1980 से कब तक चलाई, पूरी चलाई 1983 तक, बाकी 2.5 साल इन्होंने चलाए। ठीक है, उसके बाद वीरभद्र सिंह कब आए, 8 अप्रैल 1983 से 5 मार्च 1990। हालांकि यहां एक चीज और मिसिंग है कि 1980 से 83 तो लिखा है इन्होंने, बट एक चुनाव हुआ है बीच में 82 का, और ये लगभग रहे हैं। हाँ ये बात सही है, स्थायी सीएम रहे तब तक, जब तक वीरभद्र, अब वो चीज ठीक है, बट टोटल आपको पता है 3 बार रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। यहाँ पे तो 2 ही बार है। फिर उसके बाद शांता कुमार 5 मार्च 1990 से 92 तक। फिर 92 में तुम्हें फिर पता है क्या लग गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया, राष्ट्रपति शासन 1 साल रहा। फिर हुए इलेक्शन, तो कौन जीते, वीरभद्र सिंह जीत गए 93 से। एटलीस्ट ये तो तुम्हें सारा आता है, टिप्स पे है ना। और फिर प्रेम कुमार धूमल, बीजेपी की सरकार, हालांकि कोएलिशन की सरकार थी, याद है 1900। हालांकि यहां पे भी देखो एक चीज मिसिंग है, क्या, वीरभद्र सिंह ने शपथ ली थी, ये तो अब विकिपीडिया पे यही है, मेरे को भी यही मिला है ना, कि एग्जैक्टली मैं ढूंढ रहा था, सोर्स तो मिल है ना, बट आपको तो पता है, ये तो खुद से लिखना होगा। वीरभद्र सिंह ने यहां शपथ ले ली थी सर, थोड़ी सी दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, तो यहां लिखा तो बीजेपी है, जबकि आपको पता है वो हिमाचल विकास कांग्रेस भी तो थी, है ना, ये 2 पार्टी थी। किसकी पार्टी थी ये, अच्छा शांता कुमार की थी, वो तो है ही नहीं। किसकी थी, हिमाचल, ये देखो भूल गए ये बच्चे, हिमाचल विकास कांग्रेस भूल गए। देखो क्या करूं मैं इनका, ये किसने की स्थापना, सुखविंदर सिंह सुक्खू। वो अगर वो देख लेंगे ना, तो तुम्हें तो गालियां कम पड़ेगी, मेरे को ज्यादा पड़ेंगी, है कि सर जी क्या पढ़ा रहे हो। हाँ ऑनलाइन वालों का आंसर तो सही है, पंडित सुख राम हो मेरे भाई, क्या करते हो आप, 98 से 2003 रहे। उसके बाद
वीरभद्र सिंह 3 से, अब तो ठीक है फिर, प्रेम कुमार धूमल 7 से 12, वीरभद्र सिंह 12 से 17, जयराम ठाकुर 17 से 22 और फाइनली सुखविंदर सिंह सुक्खू 22 से। इनकुबेंट कह नहीं सकते 27 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सरकार बीच में जा सकती है। वेल फिर भी उम्मीद है कि 27 तक रहेगी, रहनी चाहिए, मतलब क्योंकि बीच में इलेक्शन हो जाए तो फिर वो है, प्रदेश की जनता के ऊपर पहले ही इतना कर्ज है और फिर इलेक्शन हो जाए तो फिर से। चलो जी डन। हाँ, टेलीकॉम घोटाला भी तो किया है, यस यस यस, ठीक है, ये हो गया। और एक चीज ये भी लिख लो, ये मेंशन है ईयर वाइज। एक सवाल आएगा आपको कि बताओ मेरे को आप ही, हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबे समय तक सीएम कौन रहे? देखो इधर, कौन रहे? ये एक सवाल है, सबसे लंबे समय के लिए कौन रहे, तो मतलब लिखो, कॉपी में लिखो। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार टोटल 20 साल 5 महीने, 52 से 56 काउंट करो और 63 से 77 काउंट कर लो। ठाकुर रामलाल लगभग 3 साल 3 महीने, 77 और 80 से 82 और 1 साल 83। शांता कुमार के काउंट कर लो 5 साल 3 महीने, क्यों 2.5 साल दो ही मौके ले तो, है ना। फिर वीरभद्र सिंह 21 साल 11 महीने, 83 90 93 98 3 7, मतलब जो है 12 17। फिर प्रेम कुमार धूमल 9 साल 10 महीने, जयराम ठाकुर 5 साल और सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 साल, मतलब शायद 5 हो ही जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हमें एक सवाल यहां से एक सॉल्व हो गया हमारा, एक और क्या। हाँ, आप बच्चे सही कह रहे हो सभी कि सर जी, क्या सर जी, longest serving CM Veerbhadra Singh hold this record for the longest continuous and cumulative time in office, serving nearly 22 years। क्या आपको लगता है क्या भारत के भी यही है सबसे लंबे? एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, भारत के सबसे लंबे समय तक सीएम कौन रहा होगा? अच्छा सवाल है, आया है पेपर में, अच्छा है ये, मेरे को ध्यान नहीं है, बट मेरे को इतना पता है कि नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य, पता नहीं अब कौन है, अरुणाचल प्रदेश है कि आसाम है कि मेघालय, वो लंबे समय तक रहे। इसके अलावा इवन पंजाब के भी जो है वो भी शायद इनसे थोड़े 21 है तो 22-25 तक है। तो ये लिख लो कॉपी में और इसको चेक करना कि लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर भारत के लेवल पे। अच्छा सवाल है ये, बन सकता है ऐसा, ठीक है। इंडियन जीके में तो ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं जो आप सोचते नहीं हो, है। पवन कुमार है चामलिंग, कहां के? सिक्किम से, 24 ही साल है। अच्छा, मेरे को लगा 30 साल तो नहीं है, कोई 30-35 साल रहा हो, रह सकता है वैसे 30-35 साल भी, 24 ही है तब तो। मतलब अगर वो जिंदा होते तो क्या पता, जिंदा होते तब तो सीएम वही होते, 21-3 तो तोड़ देते। चलिए जी, फाउंडर ऑफ स्टेट कौन है? वाईएस परमार was the first CM and architect of modern Himachal, serving for over 20 years in separate tenures, and that's it प्यारे बच्चों। तो ये थी आपकी आज की क्लास। अब समझ आया कि नहीं आया, बताइए जरा। सभी को समझ आया या नहीं आया? हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने आज, वही कहानी थी, अब उसमें थोड़ा और आ गया, कल को मैं और लाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद नहीं, दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स होते हैं, हमें वो पढ़ने हैं, मतलब है इंपॉर्टेंट कुछ, तो वो करने पड़ेंगे आपको। वैसे ले आऊंगा मैं लिस्ट से,
वो आपने फिर नोट डाउन कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। और अच्छा, बॉयज की प्रैक्टिस शीट मैंने इतनी सारी भेजी ग्रुप में। हाँ, तो आपने मैसेज भी नहीं किया ना ऑफलाइन वालों ने। मेरे को ऑनलाइन मैसेज आया किसी बच्चे का, तो मेरे को तब याद है, वरना मैंने बोला तो था मैं भूल जाता हूँ। वो की सॉल्व की नहीं की, कुछ ने तो की है, तो मैं आंसर की भेज दूंगा अभी के अभी। आप भी करो सॉल्व, बहुत सारे सवाल है वो, थोड़े बहुत तो करो उनमें से, ठीक है। इस हफ्ते बॉयज के ऊपर ठीक ठाक प्रैक्टिस करो। आंसर की मैं बस अभी भेज दूंगा आपके ग्रुप में। ओके, थैंक यू।